मॉर्निंग क्लास। रिफ्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे थे और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तक हम लिख चुके हैं। जैसे कि रिफ्लेक्शन हमने देखा था, वहाँ पे हमने सबसे पहले स्टडी की थी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में। देन अब हमने यहाँ पे रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करते हुए बेसिक डेफिनेशन समझी और उसके बाद में हमने लॉज को डिस्कस किया। देन हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं जिससे कि हमें ये पता लगेगा कि स्नेल्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, उसको किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, A ray of light is incident at a transparent glass slab of refractive index √3। म्यू से मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं। If the reflected and refracted rays are perpendicular to each other, if the reflected and refracted rays are perpendicular to each other, then find angle of incidence। तो यहां आपको दिया हुआ एक ग्लास स्लैब है जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू यानी कि म्यू की वैल्यू हमें √3 दी गई है। उस पर लाइट रे जब इंसिडेंट होती है तो पार्शियली वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और पार्शियली उसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। एक बार इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि आखिरकार में दिया हुआ क्या है। तो ये लेट से ग्लास स्लैब है जिसके लिए म्यू इज इक्वल्स टू गिवन बाय √3। नाउ इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, पार्शियली यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। कहने का मतलब कुछ पार्ट इस इंसिडेंट लाइट रे का रिफ्लेक्ट हो जाएगा यानी कि उसी मीडियम में चला जाएगा और कुछ पार्ट जो होगा वो यहां से रिफ्रैक्ट होता है। और रिफ्रैक्शन मतलब मीडियम चेंज होना। और जैसा कि हमें पता है कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है लाइट रे, यहाँ पे एयर है तो रेयर से डेंस मीडियम में जा रही है। दैट मीन्स आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। और डेटा जो हमें दिया हुआ है थियोरेटिकली वो ये कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्रैक्टेड लाइट रे के बीच का एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे आप नोट कर लें जिससे कि आपको ध्यान रहेगा। ये लाइट रे है, ये है रिफ्लेक्टेड, और ये जो व्हाइट कलर से हमने ड्रॉ की है दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ये हमें गिवन है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, किस तरीके से फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। मैं मान लेता हूं कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा I और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं बोल देता हूं R, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसे लेट से हम बोल देते हैं R'। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्शन के लिए। तो हमें पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस, इसे कुछ नाम हम दे देते हैं। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है यहां पे सरफेस AB से। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि एंगल I विल बी इक्वल्स टू एंगल R। दिस कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 1। नाउ रिफ्रैक्शन की हम यहां पे बात करें तो जब आप रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो इस पॉइंट O को लेट से मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल देता हूं। जब आप इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं तो हम यहां पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, बिकॉज यहां पे हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट O पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा दीजिए।
तो यू विल गेट μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर डैश। यहां पे गिवन है μ1 की वैल्यू है 1 और μ2 है हमारे पास में √3। दिस विल बी साइन आर डैश। क्लियर? तो दिस कैन बी रिटन एज साइन आई इज इक्वल्स टू √3 साइन आर डैश। अब आप देखिए यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास में आई और आर डैश का रिलेशन है, दूसरी इक्वेशन है आई और आर का रिलेशन है। तो आप बोल सकते हैं कि दो इक्वेशंस और तीन वेरिएबल हमारे पास में, यानी कि एक इक्वेशन और कहीं ना कहीं से हमें लेके आनी होगी। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि आर 90 और आर डैश ये तीनों नॉर्मल के एक ही तरफ हैं। दैट मीन्स इन तीनों का जो एडिशन होगा इट मस्ट बी 180। तीनों का एडिशन किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम नोट करते हैं यहां से, फ्रॉम गिवन फिगर r plus 90 plus r dash is equals to 180. That means r plus r dash can be written as 90. So यहां से आप बोल सकते हैं r dash will be 90 minus r. This is equation number 3. अब from equation number 3 and 2 we can say वैल्यू यहां पे पुट किए देता हूं मैं। तो साइन आई विल बी इक्वल्स टू √3 साइन आर डैश की जगह हम लिख रहे हैं 90 माइनस आर, विच कैन बी फर्दर रिप्रेजेंटेड बाय कोस आर। और क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन बोलती है कि i इज इक्वल्स टू आर है, तो आप इस r को फिर से i से रिप्लेस कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज कोस i, और साइन i अपॉन कोस i विल बी इक्वल्स टू tan i इज इक्वल्स टू √3। सो I will be tan inverse √3। That means वैल्यू जो होगी आपके पास आई की इट विल बी 60। यानी कि अगर एक ऐसी ग्लास स्लैब है आपके पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 हमें दिया गया है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, उस पर अगर 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो जो पार्शियली रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगी वो और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो, ये दोनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे उसके बाद। क्वेश्चन नोट करें आप। A light ray incident on a glass sphere of mu is equals to √3 at an angle of incidence 60 degree. A light ray incident on a glass sphere of mu is equals to √3 at an angle of incidence √3. Find the angle R dash E and total deviation after two refractions. Find out क्या क्या मैं निकालना है उसे मैं यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है R, सेकंड आपसे बोला गया है कैलकुलेट करने के लिए R डैश, थर्ड आपसे बोला गया है E, दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस,
और फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है टोटल डेविएशन। फिर से वही बात, क्या क्या हमें दिया हुआ है एक बार उसकी बात कर लेते हैं। एक ग्लास स्फीयर आपको दिया गया है, क्लियर। इस पर 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एक लाइट रे जो है वो इंसिडेंट होती है। तो 60 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अगर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो लाइट रे किस तरीके से इंसिडेंट हो रही होगी? लाइट रे लेट से इस तरीके से आ रही है इसमें, और ये एंगल आपके पास में हो जाएगा 60 डिग्री, क्लियर। नाउ इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोल देता हूं। यहां से लाइट रे नॉर्मल के पास जाएगी, देन यहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एक और यहां से लाइट रे फिर से नॉर्मल के दूर चली जाएगी। तो यहां पे क्या क्या चीजें आपको पहले निकालनी है उसको हम सेपरेट कर देते हैं। ये एंगल आपको दिया गया है आर, जो आपको फाइंड करना है। दिस एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय आर डैश, ये भी आपको फाइंड करना है। दिस इज ई, ये भी आपको फाइंड करना है। एंगल ऑफ डेविएशन की बात अभी हम लास्ट में करेंगे। ये शुरू के जो 3 पार्ट्स यहाँ पे हमसे पूछे गए हैं आर, आर डैश और ई, पहले हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए पॉइंट ए की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो लाइट रे यहां पे अपना मीडियम चेंज कर रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, और जब भी लाइट रे अपना मीडियम चेंज करेगी वहां पे रिफ्रैक्शन होगा, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे डेविएशन हो भी रहा है, तो डेविएशन यहाँ पे होगा, और उस डेविएशन की स्टडी करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि वी कैन अप्लाई स्नेल्स लॉ, क्योंकि स्नेल्स लॉ इज नथिंग बट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, देखें, μ1 साइन θ1 इज इक्वल्स टू μ2 साइन θ2। यही तरीका है स्नेल्स लॉ लगाने का। μ1 की वैल्यू 1, क्योंकि यहां पे एयर होगी, इनटू साइन 60 इज इक्वल्स टू μ2 की वैल्यू √3, जो आपको दी गई है यहाँ पे क्वेश्चन में। ग्लास स्फीयर के लिए जो म्यू है ये हमें दिया गया है √3 के बराबर, क्लियर। नाउ साइन आर, जो कि आपको फाइंड करना है यहाँ पे, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होगी, और ये √3 साइन आर, तो साइन आर विल बी इक्वल्स टू 1/2, सो आर कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स 1/2, दैट इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे जो निकल के आया एट पॉइंट ए, यानी कि फर्स्ट सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ पे आपको जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल रहा है, लाइट नॉर्मल के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। एक छोटे से डेविएशन के बारे में हम यहीं पे बात कर लेते हैं। तो होगा ये कि जो फोर्थ पार्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, उसको भी अलग अलग स्टेप्स में आपको सॉल्व करना होगा। उन स्टेप्स को मैं यहीं पे सिमेट्रिकली निकाल लेता हूँ, लास्ट में सभी को सिर्फ ऐड करना होगा, जिससे कि हमारा फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ये लाइट रे का एक्चुअल डायरेक्शन होना चाहिए था, जो मैंने ब्लू कलर से यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्लियर है। ये लाइट रे का एक्चुअल डायरेक्शन होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, आर वाला। तो ये वाला जो एंगल बनना था बेसिकली इट शुड बी 60, लेकिन 30 आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकल के आया। तो यहां इसके ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना डेविएशन आया, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहां पे बोला जा सकता है कि 60 - 30 के बराबर डेविएशन आया है। तो यहां पे हम इसे लिख देते हैं कि डेविएशन एट पॉइंट ए, डेल ए से हम इसे रिप्रेजेंट करें तो इट विल बी 60 - 30, दैट इज 60। तो ए पर कितना डेविएशन प्रोड्यूस हो गया है, यहाँ पे 30 डिग्री के बराबर डेविएशन प्रोड्यूस हो गया है। अब बात करते हैं आगे किसी पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे इस वैल्यू को मैं लिख देता हूं, क्योंकि अब मुझे यहाँ से करना होगा। तो आर की वैल्यू जो हमने फाइंड की है, दिस इज 30 डिग्री, पहला आंसर आ चुका है। अब इसे यहाँ से हम रब कर देते हैं, और अब हम जो स्नेल्स लॉ
अप्लाई करेंगे वो आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे सेकंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो कि यहाँ पे बी दिया गया है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो ये सिंपल ज्योमेट्री से मैं निकाल सकता हूँ। रीजन बीइंग यहाँ पे जो ये वाला डॉटेड पार्ट है और ये वाला जो नॉर्मल जो हमने डॉटेड बनाया है, ये दोनों इस स्फीयर की रेडियस है और दोनों स्फीयर की रेडियस सेम ही होंगी, तो उनके सामने के जो एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे। दैट मीन्स ये अगर यहाँ पे r है तो r डैश की वैल्यू भी r के बराबर आएगी, यानी कि हम यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि r डैश विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। तो इसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, E की वैल्यू निकालने के लिए, एंगल ऑफ इमरजेंस निकालने के लिए अगर हम बात करें तो पॉइंट B के ऊपर आपको स्नेल लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। तो पॉइंट B पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। स्नेल्स लॉ का पहले स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, μ1 sin θ1 इज इक्वल्स टू μ2 sin θ2। μ1 की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी √3 sin 30 आपके पास में, r डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, μ2 1 और sin E। So now it can be written as √3 into 1/2 is equals to sin E. तो E can be written as sin inverse √3/2। तो E को आप यहां पे लिख सकते हैं 60 डिग्री। तो ये थर्ड पार्ट का भी आंसर हमारे पास में आ गया है और एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली है, 60 डिग्री के बराबर। नाउ 3 पार्ट कैलकुलेट हम कर चुके हैं, लास्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। टोटल डेविएशन आपसे पूछा गया है। तो टोटल डेविएशन एक ऐसी टर्म है जो कि कंपैरिजन किया जाएगा इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे पे, यानी कि जो भी अरेंजमेंट्स आपको दिए गए हैं उस पे सबसे पहले कौन सी लाइट आ रही थी और जो अरेंजमेंट्स दिए गए हैं वहां से फाइनली कौन सी लाइट निकल रही है। 2 मिरर भी हो सकते हैं, 2 लेंसेज भी हो सकते हैं, ज्यादा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेंस प्लस मिरर का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो फाइनली जो लाइट निकलेगी वो एक्चुअल इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, दैट इज कॉल्ड टोटल डेविएशन। तो डेविएशन हम जैसा कि ए पर निकाल चुके हैं, ई की वैल्यू और आर डैश की वैल्यू मेरे पास में, यानी कि मैं बी पर भी डेविएशन निकाल सकता हूं। तो आप देखिए यहां पे इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, यानी कि ये एंगल अगर 30 था तो दिस एंगल मस्ट बी 30, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहां पे हुआ क्या, ये कितना एंगल पे डेविएट हो गया, यहां पे लाइट रे 60 पे। तो बी पॉइंट पे अगर मैं डेविएशन की बात करूं तो दिस विल बी ऑल्सो 30। कैसे निकल कर आएगा, 60 - 30 आपको करना होगा। तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड एट बी, del B will be equals to 60 - 30 also 30 डिग्री। तो ए पे डेविएशन हमने निकाला, बी पे डेविएशन हमने निकाला। टोटल डेविएशन निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, दोनों डेविएशंस को आप ऐड कर दीजिए। del A plus del B so total deviation will be of 60 डिग्री, यानी टोटल डेविएशन यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। अब ये डेविएशन, टोटल डेविएशन टर्म को अगर हम समझने की कोशिश करें कि एक्चुअल में किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी। एक बार हम कोशिश करते हैं, ये एक्चुअल लाइट रे का डायरेक्शन था, मैंने कहा था इनिशियली जो लाइट आ रही है और फाइनली जो लाइट निकल रही है। तो फाइनली कौन सी लाइट निकल रही है, इसको पीछे एक्सटेंड कर दें, क्लियर है। तो ये जो एंगल निकल के आया है, दिस इज टोटल डेविएशन, यानी कि एक्चुअल इंसिडेंट लाइट रे से फाइनली जो लाइट रे निकल रही है, लेफ्ट कर रही है, सिस्टम को लीव कर रही है, वही आपका एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। नोट करेंगे इसे। नाउ
रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास स्लैब की हम एक बार बात करें। ग्लास स्लैब सबसे पहले तो क्या होती है, हम कुछ लेक्चर्स बाद, 2 या 3 लेक्चर्स बाद आप देखेंगे कि प्रिज्म को डिस्कस करेंगे। नाम आपने सुना होगा, 10th क्लास में देखा भी होगा कि लाइट है उसके ऊपर आएगी, व्हाइट लाइट अगर उसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो वो अपने बेसिक 7 कंपोनेंट कलर्स में जो है वहाँ पे डिवाइड हो जाती है। तो प्रिज्म और स्लैब में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत खास डिफरेंस होता है। वो क्या है, देखें कि स्लैब के केस में जिस सरफेस पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो, और जिस सरफेस से फाइनली लाइट रे निकल रही है, दैट इज एमर्जेंट लाइट रे आप बोल सकते हैं, वो दोनों पैरेलल होते हैं। किसके केस में? स्लैब के केस में। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं एक बार कि स्लैब यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिस सरफेस के ऊपर लाइट इंसिडेंट हो रही है और जिस सरफेस से लाइट रे इमर्जेंट हो रही है, इमर्ज कर रही है, फाइनली बाहर निकल रही है, वो दोनों सरफेसेस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो अगर, तो दिस इज कॉल्ड स्लैब। अगर ऐसा नहीं है तो उसे कहा जाता है प्रिज्म। तो फिलहाल मैं क्योंकि स्लैब की बात कर रहा हूं, प्रिज्म के बारे में ज्यादा बात हम करेंगे नहीं, तो मैं स्लैब का यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं और इससे रिफ्रैक्शन को हमें समझना है। तो एक स्लैब हमने ली है जिसकी थिकनेस आपको T के बराबर दी गई है। इस स्लैब पर यहां से एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, तो यहां पे नॉर्मल बन जाएगा। अब चूंकि यहां पे एयर है, मतलब फर्स्ट मीडियम तो है रेयर, और ये ग्लास स्लैब के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है लेट से म्यू के बराबर दिया गया है, तो लाइट अपने पाथ से जो है यहाँ पे डेविएट हो जाएगी। लाइट जब अपने पाथ से डेविएट होगी तो डेविएशन होगा नॉर्मल की तरफ, क्योंकि रेयर से डेंस मीडियम में लाइट जा रही है, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ी। फिर से यहां मीडियम चेंज होगा, लेकिन अब की बार में लाइट रे डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये शिफ्ट हो जाएगी और ये इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। अगर हम ध्यान से देखें तो एक्चुअल डायरेक्शन जो था लाइट रे का वो ये था, और ये हमारे पास में इमर्जेंट लाइट रे आई है। ये दोनों लाइट रेस पैरेलल होंगी, या यूं बोले कि जो इमर्जेंट लाइट रे का डायरेक्शन होगा वो सेम टू सेम आपके पास में जो डायरेक्शन होता है इंसिडेंट लाइट रे का, उसी के डायरेक्शन में रहेगी। तो ये बात तो ही डायग्राम की लाइट रे कहां से आई कहां गई। अब मैथमेटिकली इस चीज को प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन यहां पे देखना होगा। तो मैं मान लेता हूं सबसे पहले यहां पे कि लेट P Q R S is a slab. Slab is represented by PQRS having refractive index mu. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है स्लैब के मटेरियल का वो आपको म्यू दिया गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं यहां पे मान लेता हूं I, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे होगा R। क्लियर? ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R के बराबर हो जाएगा यहां पे, तो R और R सेम होंगे। तो इस सरफेस के लिए तो ये जो R है स्मॉल r, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और RS सरफेस के लिए जो हम बात कर रहे हैं एंगल R, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। इसे हम बोल देंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर है? तो सबसे पहले इसे मैं A बोल देता हूं, इसे B बोल देता हूं, और इसे C में यहां पे बोल देता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट A।
ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दीजिए, तो डायरेक्ट अब मैं यहां पे कर देता हूं, तो 1 इंटू साइन आई विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर. तो साइन आई कैन बी रिटन एज म्यू sin r. This is equation number 1. Now applying Snell's law at point B. B पर Snell law अगर आप अप्लाई करेंगे, you will get mu into sin r इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई. तो म्यू साइन आर इज इक्वल्स टू साइन ई निकल कर आएगा. इसे बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है कि साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर, और इक्वेशन 2 है साइन ई इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर. यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आप बोल सकते हैं कि E is equals to I. यानी कि इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी. यहां पे मैं इसे लिख देता हूं, फ्रॉम 3 it is clear that incident light ray and emergent light ray will be parallel to each other. क्लियर है? तो ये तो हमने पहली चीज प्रूव कर ली है यहां से कि इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी. अब जब दो लाइट रेज आपस में पैरेलल होती हैं, जब दो लाइट रेज आपस में यहां पर पैरेलल होंगी, तो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है लैटरल शिफ्ट, जो कि हम यहां पे फाइंड कर रहे हैं. तो इस चीज को समझिएगा, ये जो दोनों हैं इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस होगा, दिस इज नोन एज कैपिटल डी एंड कॉल्ड लैटरल शिफ्ट. लैटरल शिफ्ट से कहा जाएगा. इस लैटरल शिफ्ट की वैल्यू निकालना ही हमारा काम है. लैटरल डिस्प्लेसमेंट जिसे आप बोल सकते हैं, इस लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ही हमें निकालनी है. तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि वी आर फाइंडिंग डी, लैटरल डिस्प्लेसमेंट. यह हमें निकालना है. तो किस तरीके से मैं निकाल सकता हूं, देखें, ए बी, यहां पे कुछ भी इसको नाम देता हूं मैं एम. तो सबसे पहले हमें जो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे दिखाई दे रहा है, इट इज ए बी एम. इन ट्राइंगल ए बी एम की बात करें तो यहां पे एंगल बी ए एम विल बी आई माइनस आर. क्लियर है? तो यहां से मैं इस वाली साइड को कैलकुलेट कर देता हूं. तो आपके पास में ये वाला एंगल आ चुका है आई माइनस आर, ये हमारे पास में 90 डिग्री है. तो डी आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए कौन कौन सी साइड्स हम काम में लेने वाले हैं. यहाँ पे हम काम में ले रहे हैं परपेंडिकुलर और हम काम में ले रहे हैं हाइपोटेन्यूज. बेस हम यहाँ पे काम में नहीं ले रहे हैं. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है हमारे पास में, साइन. तो मैं बोल सकता हूं कि साइन आई माइनस आर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है आपके पास में डी और हाइपोटेनियस है आपके पास में ए बी. ठीक है, सिंपल यहां पे ज्योमेट्री की अभी मैं बात कर रहा हूं. तो यहां से आप d इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं ए बी
साइन आई माइनस आर। इसे आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब अभी तो मेरे पास ए बी की भी वैल्यू नहीं है, तो ए बी की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। किसकी फॉर्म में मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है? थिकनेस की फॉर्म में, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा इस तरीके का तो आपको ग्लास स्लैब की थिकनेस ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में दी हुई होती है। तो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ए सी बी से। एसीबी ट्राइंगल की अब हम बात करते हैं, तो यहां से आप वैल्यू किस तरीके से ले सकते हैं देखें। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है ए बी, और मेरे पास में जो वैल्यू है वो ए सी की वैल्यू है। दैट मीन्स यू हैव बेस एज वेल एज हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा आपके पास में कोस थीटा। तो कोस आर विल बी इक्वल्स टू बेस मतलब ए सी अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए बी। तो यहां से ए बी की वैल्यू होगी हमारे पास में ए सी अपॉन कोस आर, और ए सी की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है? टी के बराबर, दैट इज थिकनेस। तो ए बी विल बी इक्वल्स टू, या फिर वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन में, इसे आप बोल दें इक्वेशन नंबर 5। तो फ्रॉम equation number 4 and equation number 5 we can say that d is equals to AB की वैल्यू है आपके पास में t अपॉन कोसार और साइन I माइनस आर। ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, यही फॉर्मूला हमारे काम आएगा जब क्वेश्चंस आप करेंगे। तो आप देखेंगे डायरेक्ट हमें इस फॉर्मूले में ही वैल्यू को जो है पुट करना होता है। ठीक है, नोट कर लें। उसका नेक्स्ट लाइन लिखेंगे एपरेंट डेप्थ एंड एपरेंट हाइट। एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट की अब हम बात करेंगे। क्या होती है एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट? प्रैक्टिकली मैं इसको पहले समझाने की कोशिश करता हूं कि हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए पानी का कोई बाउल है, पानी का ग्लास है, उसके अंदर एक कॉइन अगर हम रखते हैं या उसके अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई स्क्रैच अगर उसके बॉटम में है, उसको जब हम देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट, वो कॉइन, वो स्क्रैच हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यानी कि एक्चुअल जो पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की वो हमें नहीं दिखाई देती है। लेट्स से कि अगर 5 मीटर की डिस्टेंस पर कोई कॉइन रखा हुआ है पानी के अंदर, तो वो आपको 4 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग डिपेंडिंग ऑन कंडीशन वो हमें दिखाई देने लगता है। यानी कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए टॉपिक की जो हेडिंग हमने डाली है वो यही है, एपरेंट डेप्थ क्या होगी। एपरेंट हाइट पर मैं बाद में आऊंगा, पहले एपरेंट डेप्थ वाले केस को हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास में डिराइव हो जाएगा, जब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? कोई भी ऑब्जेक्ट था, उसकी पोजीशन शिफ्ट क्यों हुई, वो जहां था वहां क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलेंगे अब रिफ्रैक्शन की हेल्प से, क्योंकि रिफ्रैक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। और रिफ्रैक्शन करने के बाद में अब रे डायग्राम की हेल्प से मैं समझ सकता हूं कि एक्चुअल में यहाँ पे चल क्या रहा होगा, क्यों ऐसा हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या यूं बोले अपनी एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार।
देखिएगा, मैं मान लेता हूं कि यहां पे एक कंटेनर है हमारे पास जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। और यहां पर एक कोई कॉइन रखा हुआ है मान लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट है। दिस इज ऑब्जेक्ट। एक्चुअल पोजीशन है ये। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हमें विजिबल कब होता है? मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर यहां पर कहीं पर है, तो यहां का जो मीडियम है तो एयर है 1 है, और यहां का जो मीडियम है ये वाटर है, इसको हमें म्यू सही रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपली इसको म्यू लिख देते हैं। नाउ अब ये कॉइन जो है ये आपको कब विजिबल होगा, कब ऑब्जर्वर को दिखाई देगा जो कि पानी के बाहर है? इससे चलने वाली लाइट रेस ऑब्जर्वर तक अगर पहुंचती हैं तो ऑब्जर्वर कैन विजुलाइज दिस ऑब्जेक्ट। नाउ पहली लाइट रे मैं सीधी वाली ले लेता हूं क्योंकि इसके केस में हम जानते हैं कि डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट लाइट रे हमने ली जो इस ऑब्जेक्ट से निकली होगी और सीधी की सीधी इस इंटरफेस को क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। दूसरी लाइट रे अब हम जो ले रहे हैं, क्योंकि इससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकलेगी, और इमेज फॉर्मेशन के लिए हम इस बात को समझ चुके हैं कि मिनिमम हमारे पास में 2 लाइट रेज तो होनी चाहिए। 2 लाइट रेज अगर आपके पास में होनी चाहिए तो अब किस तरीके से मैं यहाँ पे दूसरी लाइट रे मान सकता हूं, किसी भी पोजीशन पे आप मान लीजिए। तो लेट्स से ये दूसरी लाइट रे है। अब यहां से इसको हम सीधी नहीं बना सकते, रीजन बीइंग मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज हो रहा है मतलब रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा मतलब कि ये अपने पाथ से डेविएट होगी। तो रिफ्रैक्शन समझने के लिए पहले एक नॉर्मल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल जब आप देखते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। अब लाइट रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है ये पहले हमें पता होना चाहिए। तो लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, दैट मीन्स इट विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो शिफ्टिंग वाले पार्ट को मैं व्हाइट कलर से यहाँ पे ड्रॉ किए देता हूँ। ये नॉर्मल से दूर शिफ्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कि एंगल आर जो है यहाँ पे, ये एंगल आई से बड़ा हमने लिया है। बड़ा लेने का रीजन यही है कि लाइट रे डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी लेसर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखना होगा। अब ये जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर यहां पे दिया गया है, इसके लिए ये वाली जो लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन जैसे अपना पाथ चेंज किया, ये से कहां से आती हुई लगेंगी? तो लाइट तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, दैट मीन्स इसे आपको पीछे की तरफ एक्सटेंड करना होगा, और जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही है यहां पर इस कॉइन की एक इमेज बनेगी जिसे कि वर्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहा जाएगा या एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। दिस इज ऑब्जेक्ट बट एपरेंट पोजीशन। ये एपरेंट पोजीशन हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। अब कैलकुलेट हमें क्या करना है वो हम एक बार देख लें। तो इस हाइट को मैं बोल देता हूं एपरेंट डेप्थ DAPP, और इस हाइट को, इस डेप्थ को हम बोल देते हैं बेसिकली DACT, मतलब D एक्चुअल। तो एक्चुअल डिस्टेंस हमारे पास में दिया हुआ होगा, यहां से आपको एपरेंट डेप्थ यहां पे निकालनी है। तो डेरिवेशन भी इसका हम देख लेंगे। पहले मैं डायरेक्टली आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि फॉर्मूला अल्टीमेटली निकल कर क्या आता है। हम यहां पे देख सकते हैं कि म्यू की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 से बड़ी होगी। इट इज क्वाइट क्लियर दैट म्यू विल बी ग्रेटर देन 1। और ये भी आप देखकर बता रहे हैं कि डी एपरेंट जो होगा वो छोटा होगा डी एक्चुअल से। तो डी एपरेंट का यहां पे जो फॉर्मूला निकल के आता है डायरेक्ट मैं आपको यहां पे लिखवा देता हूं। इट विल बी डी एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप यहां पे डी एपरेंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं।
तो ये जो भी हमने बात की है, ये हमने बात की है एपरेंट डेप्थ के लिए। इसे A और इसे मैं यहां पे B पॉइंट डाल देता हूं ताकि इसका नोटेशन हम यहां पे दे देंगे, दिस इज A। अब हम आ रहे हैं B पर, यानी कि एपरेंट हाइट पर। अब एपरेंट हाइट क्या होगा? फर्स्ट केस में यहां पे आपने देखा जो खास बात थी वो ये कि ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में रखा हुआ है, पानी में रखा हुआ था, जबकि ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में था, एयर में था। अब मैं यहां पे कुछ उल्टा केस लेने जा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट तो रेयर मीडियम में होगा और ऑब्जर्वर जो होगा वो डेंस मीडियम में होगा। तो कुछ कुछ चीजें तो सेम होगी कि कंटेनर होगा, कंटेनर के अंदर वाटर होगा, इस तरीके से। ये कंटेनर है, इसके अंदर वाटर फिल किया गया है। अब की बार में ऑब्जर्वर जो है वो अंदर है और यहां पे लेट से एक कॉइन रखा हुआ है। नाउ दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ कॉइन। ये ऑब्जेक्ट है, जो कि एक्चुअल है। क्लियर? इस ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्वर देख रहा है। अब की बार ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में रखा हुआ है और ऑब्जर्वर जो है वो डेंस मीडियम में है। तो किस तरीके से चेंजेस आएंगे, कितनी ऊंचाई पर ये दिखाई देगा? अब जब पानी के अंदर एक ऑब्जर्वर पानी के बाहर किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करता है तो कब वो देख सकता है? जब उस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज इस पर्सन की आईज तक आ सके। इस पर्सन की आईज तक आने के लिए अगर मैं स्टडी करूं, किस तरीके से हम केस स्टडी कर सकते हैं, तो देखें, एक लाइट रे ये सीधी वाली में ले लेता हूं जो पिछले केस में हमने ली थी। सीधी वाली लाइट रे लेने का क्या फायदा होता है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहां पर जब इंटरफेस पे आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 0 निकल कर आएगी और उसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 आता है, जिसको हम प्रूव भी कर चुके हैं। तो ये सीधी की सीधी निकल जाती है। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, यहां लाइट कुछ अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी, यहां लाइट कुछ अलग स्पीड से ट्रेवल कर रही होगी, लेकिन डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। दूसरी लाइट है ये हमने ली और यहां आपको इसे रोकना पड़ेगा। रोकने का रीजन, क्योंकि मीडियम यहां पे चेंज हो रहा है, रेयर से डेंस मीडियम में आपकी बार लाइट जा रही है, यानी कि रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन देखने के लिए नॉर्मल हमारे पास में होना चाहिए। ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया और आप देख सकते हैं कि अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो लाइट अपने पाथ से डेविएट होगी और ये इस तरीके से नॉर्मल के पास में मूव कर जाएगी। अब जब ये लाइट रे नॉर्मल के पास मूव करेगी, इसे आप बोल दीजिए एंगल आर। तो यहां आप देख सकते हैं कि आई इज ग्रेटर देन आर बिकॉज लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। यहां पे कहां से कहां जा रही थी लाइट रे? यहां डेंस से रेयर मीडियम में जा रही थी, यहां पे जा रही है रेयर से डेंस मीडियम में, इसलिए ऐसा होगा। अब इस ऑब्जर्वर को एक लाइट रे तो आ ही रही है, ये जो व्हाइट वाली लाइट रे आपने बनाई है आफ्टर रिफ्रैक्शन जो हमने बनाई है, ये इसे पीछे कहीं से आती हुई लगेगी और जिस पोजीशन से आती हुई लगेगी इसको देखने के लिए हम इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे। आप इसे एक्सटेंड कर दीजिए। इसे जब आप एक्सटेंड करेंगे तो ये आपको यहां पे इंटरसेक्ट होते हुए लगेंगी। दिस इज द virtual position of the object, apparent position. This is object but apparent position. इस हाइट को हम बोल देते हैं एक्चुअल हाइट। दिस इज h एक्चुअल और इस हाइट को मैं बोल देता हूं एपरेंट हाइट, दैट इज HAPP।
नाउ इसके लिए जो वैल्यूज निकल कर आएंगे उसे किस तरीके से हम लिख सकते हैं, फिर से आप देख सकते हैं कि म्यू इज इक्वल्स टू 1 होगा, और हमें ये भी पता है कि एच एपरेंट जो है आपकी बार वो बड़ा होगा एच एक्चुअल से। तो एच एपरेंट का जो फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है, ये आता है म्यू इंटू एच एक्चुअल। क्लियर है? तो इस तरीके से ये दो डेरिवेशन हमारे पास में, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हमें मिलते हैं अक्सर, उन्हें आप फॉर्मूला याद रख के और आसानी से निकाल सकते हैं। पहले आप इसे डेरिवेशन को नोट करें। अब इस पे मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर हम लेना चाहें, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे, तो मैं मान लेता हूं कि डायरेक्ट एक वैल्यू लेके हम आपको समझा देते हैं, जिससे कि वैल्यू किस तरीके से पुट करनी है वो आप लोग समझ जाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि यहां पर एक पॉन्ड आपको दिया गया है और पॉन्ड के अंदर जो है वाटर फील्ड है, और इसके अंदर हम मान लेते हैं यहां पर एक फिश है जो कि वाटर सरफेस से, दिस इज फिश, जो कि यहां पे आप देखिए वाटर सरफेस से और लेट से 10 मीटर के डिस्टेंस पर नीचे की तरफ है। फिश यहां पे वाटर सरफेस से 10 मीटर नीचे की तरफ एक्चुअल पोजीशन है इसकी, और एक ऑब्जर्वर यहां ऊपर से देख रहा है। ऑब्जर्वर के लिए ये सिंबल में बना देता हूं कि ये ऑब्जर्वर है। इस ऑब्जर्वर की जो हाइट है ये लेट से यहां से 5 मीटर है। ऑब्जर्वर की हाइट हम कितनी मान लेते हैं यहाँ पे, 5 मीटर मान लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ फिश फ्रॉम दी ऑब्जर्वर अगर आपको निकालना हो, समझिएगा ध्यान से, तो फिश का अगर ऑब्जर्वर से डिस्टेंस हमें निकालना है तो देखिए एक्चुअल डेप्थ तो फिश की है 10, लेकिन एपरेंट डेप्थ अगर आप देखें, क्योंकि ऑब्जर्वर इसे देख रहा है, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट डेंस मीडियम में है, तो इसकी एपरेंट डेप्थ जो निकल के आएगी फिश के लिए, डी एपरेंट, वो निकल के आएगी 10 बाय म्यू, वहां फॉर्मूला में लिखा हुआ है, और म्यू की वैल्यू यहां पे होती है वाटर के लिए, दैट इज 4/3। तो ये हो जाएगा 10 बाय 4/3, दैट इज 30/4। तो 30/4 मीटर यहां पे निकल के आ जाएगा, और टोटल डिस्टेंस अगर हमें निकालनी है तो रिक्वायर्ड आंसर होगा 30/4 में ऐड कर दीजिए ऑब्जर्वर का डिस्टेंस जो था 5 इन मीटर। इसी तरीके से मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ऑब्जर्व का डिस्टेंस फिश से कितना होगा, तो पहले आपको एपरेंट हाइट निकालनी पड़ेगी। उस एपरेंट हाइट को निकालने के बाद में हम 10 में उसे ऐड कर देंगे, और आपको एक्चुअल हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर सीन बाय द फिश की वैल्यू को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। नोट करेंगे इसे।